हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जब का कक्षा 10वीं का जब का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला विषय हिंदी का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले। टोटल हम लोग 16 प्रश्न को देखने वाले, जिसमें हम लोग देखेंगे 10 MCQ प्रश्न को और देखेंगे हम लोग दो मार्क्स के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स का दो दो क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और आपका 2 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखने वाले। उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और आपका जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उन्हीं चैप्टर से कराया जा रहा है जिन चैप्टर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपका ये सारे के सारे प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। उस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये PDF आपको मिल जाए तो आपको सिंपल से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं बिना समय के बाद सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 अंक वाले यानी कि MCQ प्रश्न को, हम लोग 10 MCQ प्रश्न को देखने वाले। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका उत्साह कविता के कवि कौन है। तो उत्साह कविता के कवि की बात की जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर C। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, पाठ का मुख्य पात्र पूछे कि कौन है। ऑप्शन आपके पास हलदार साहब, कैप्टन साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर लेखक स्वयं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि कैप्टन यानी कि इसका दूसरा नाम क्या था, लंगड़ा। ठीक है, तो आपका नेताजी का चश्मा का पाठ का मुख्य पात्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका वाचक के कितने भेद होते हैं। वाचक कितने भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि 3 भेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका कृत्रिवाच, कौन सा कृत्रिवाच होता है। ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है भाववाच होता है। ठीक है, यानी कि क्रमवाचक होता है, और दूसरा होता है आपके पास भाववाच होता है। ठीक है, तीसरा भाववाच होता है आपके पास। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने किसका वर्णन किया। यानी कि सना सना हाथ जोड़ी जब का यात्रा वृत्तांत है, इसमें लेखिका ने किसका वर्णन किया। तो ऑप्शन के पास दिल्ली का किया है, गंगोत्री का किया, फिर सिक्किम का किया, फिर जयपुर का किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C यानी कि सिक्किम का लेखिका ने वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका आत्मकथा कविता की पंक्ति उसको भी न सही फिर भी यह प्राण में उसको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। यानी कि जो उसको शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन के पास पत्नी के लिए, जीवन के संघर्ष के लिए, माँ के लिए या फिर मित्र के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि जीवन के संघर्ष के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के किस वस्तु पर गर्व था। यानी कि परशुराम को किस वस्तु पर गर्व था। ठीक है, तो ऑप्शन के पास उनके तप पर, उनके फरसे पर, या फिर उनके ज्ञान पर, या फिर उनके शिष्यों पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में B यानी कि उनके फरसे पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका पद परिचय देते समय हम किसको विश्लेषण करते हैं। पद परिचय देते समय हम किसका विश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास वाक्य का, वचन का, शब्द का या फिर काल का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि शब्द का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहता है। और एक चीज़, ये वीडियो आपका सेट 2 है और आपका सेट 1 क्या बोलते हैं चैनल पे अपलोड है। ठीक है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। ठीक है, ये सेट 2 है आपका। ठीक है, और सेट 1 हिंदी का अपलोड है चैनल पे, आप लोग उसे भी जाकर के देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कैसी थी दिनचर्या बाल गोविंद भगत की। तो ऑप्शन के पास अस्त व्यस्त, अनुशासित और नियमित, आलसी भरी या फिर यात्रा भरी। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B
यानी कि अनुशासित और नियमित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन के पास शिवपूजन शाह है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन शाह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? यानी वर्णन है, यानी कि अट नहीं रही है जो आपका कविता है उसका उस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन के पास वसंत ऋतु, बरसात या फिर गर्मी या फिर शरद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है 4 नंबर के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाया जा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, लगातार तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपका 2-2 नंबर का जब आपका 2 प्रश्न वाला, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर युमथांग की प्रकृति का सुंदरता का वर्णन संक्षेप में कीजिए। किसका? युमथांग का करना है, प्रकृति सुंदरता का वर्णन करना है संक्षेप में। तो क्योंकि 2 नंबर का था ना, 2 नंबर के अनुसार ही आंसर को लिखेंगे। युमथांग बहुत ही सुंदर जगह थी। कैसी थी? बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, साफ नदियाँ और तरह तरह के रंगीन फूल थे। यह जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगती है। कौन सी जगह? युमथांग, ठीक है, सॉरी युमथांग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा, नहीं पढ़ा तो आप लोग चैप्टर जितने भी आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में वो सारे चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लो अर्धवार्षिक परीक्षा होने से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्रमवाच की परिभाषा उत्तर सहित लिखिए। ठीक है, यानी कि क्रमवाच जो आपका होता है उसका परिभाषा लिखना है उत्तर सहित। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर लिखा गया आपका, जिस वाक्य में क्रिया के भाव का सीधा असर किस पे होता है? कर्म पर पड़ता है। यानी कि किसका असर? क्रिया का जो प्रभाव होता है वो सीधा असर किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। ठीक है, आगे बोलता है आपका और कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रमुख होता है। किसमें? कर्मवाच में। ठीक है, कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रमुख होता है, उसे कर्मवाच कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के सही से लिखना था, ठीक है, तो उदाहरण के साथ हम लोग समझ लेते हैं। सीता से फल नहीं खाया जाता है। देख सकते हो आपका क्या बोला था आपका, क्रिया के प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना क्रिया, ठीक है, इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? फल, यानी कि फल के यहाँ पे कर्म है ना, तो इस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्मवाच होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को 2-2 नंबर के लिए 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होने वाला 6 नंबर के लिए, ठीक है। सो अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसे भी फॉलो करना, क्योंकि हम लोग सारा का सारा एग्जैक्ट बोर्ड का वहीं पे देता है, लोग उसे फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका नेताजी का चश्मा। पाठ में कैप्टन के चरित्र के 3 विशेषताएं को लिखना है। जो नेताजी का चश्मा आपका पाठ है उसमें कैप्टन के चरित्र के 3 विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। तो 3 विशेषताओं को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता यहाँ पर दिया गया देशभक्त, यानी कि देशभक्त था वो। उसके बाद जिम्मेदार व्यक्ति था एक और हिम्मत वाला था। तो हम लोग कैसे देशभक्त है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। उसे नेताजी से बहुत प्यार था। किससे? नेताजी का जो मूर्त लगा हुआ था चौराहे पे, ठीक है, तो उससे उसको बहुत प्यार था। किसको? कैप्टन को। वह उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाकर, यानी कि डेली चश्मा बदला करता था, अपने देश के प्रति प्यार दिखाता था, ठीक है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिबिंब लगा हुआ था उस पर क्या करता था? चश्मा डेली बदलता था, चश्मा लगाता था और देश के प्रति इसी से प्यार दिखाता था। उसके बाद जिम्मेदार, वह अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पोषण पालन करता था, ठीक है। यानी कि वो जिम्मेदार व्यक्ति था क्योंकि वो छोटी सी दुकान चलाता था। किस चीज़ का? चश्मे का दुकान चलाता था और अपने पूरे परिवार के क्या करता था? पालन पोषण करता था। उसके बाद हिम्मत वाला, अंधा होने के बाद भी, कौन था? लंगड़ा जो था अंधा था, ठीक है। यानी कि अंधा होने के बाद भी कौन? कैप्टन, ठीक है, वह हार नहीं मानता और अपना काम करता रहता, ठीक है। तो अंधा नहीं, वो लंगड़ा था, है ना, लंगड़ा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न बोलता है आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ जो आपका दिया गया इसको पढ़ करके नीचे प्रश्न पूछा गया कुछ उसका क्या देना? उत्तर देना, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका आए हैं हम दूर देश से। कहाँ से हम आए हैं? हम दूर देश से, यहाँ खिलने वाले फूलों को देखने। किसको देखने? यहाँ खिलने वाले फूलों को देखने। इनकी सुगंध हवा में घुलकर मन को कर देती है मोहित।
पर्वतों की ऊंची चोटियों हमें बुलाती है नित नए स्वप्न दिखाने। ठीक है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 3 तो किया गया है क्योंकि 3-3 मार्क्स से है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के यहाँ पे एक भी मार्क्स है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोलता है काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि टाइटल आप लोग समझते हो ना, उसी को शीर्षक बोला जाता है, टाइटल को ही शीर्षक बोला जाता है। ठीक है, तो टाइटल एक तो देना है तो हम लोग टाइटल को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल क्या हो सकता है इसका, प्रकृति के प्रति आकर्षण हो सकता है, या फिर प्रकृति का आकर्षण हो सकता है, सुंदर धारा हो सकता है। ठीक है, सुंदर धारा हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर ख बोला था आपका कभी कहाँ से आया, कभी कहाँ से आया, तो कभी इसमें मेंशन किया गया था कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है लिखा गया आपका आए हैं हम दूर देश से। ठीक है, आए हैं हम दूर देश से, यहाँ पे उसी चीज़ को आप लोग एक्सप्लेन करके परिभाषित करके लिख देना है। कभी एक दूर देश से आया है ताकि वह यहाँ खिलने वाले सुंदर फूलों को देख सके, या ताकि यहाँ वह खिलने वाले सुंदर फूलों को देख सके। उसके बाद आपका आ जाता है ग नंबर प्रश्न। ग नंबर प्रश्न बोलता है आपका मन को मोहित करना से क्या तात्पर्य, यानी कि इसमें लिखा गया मन को मोहित करना है, यहाँ लिखा गया ना इसमें, तो उसके उसी के आधार पर बताने कि उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो मन को मोहित करना का अर्थ है मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, मन को खुश और प्रसन्न कर देना। ठीक है, खुश और प्रसन्न कर देना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, जो कि आपका आ जाता है 5 मार्क्स का 2 प्रश्न। ठीक है, जो कि 10 नंबर का आपका होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि 15 में प्रश्न है आपका आत्मकथ कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के दुख और अंतर्विरोधों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर है आपका इस कविता में किसमें बोलता है आपका आत्मकथ कविता में कवि प्रसाद ने अपने दुखी जीवन के बारे में बहुत ही दिल छूने वाले ढंग से बताया है। वे कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतना दुख है कि उसे सुनाने लायक कुछ खास बात ही नहीं है। उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि उनकी जान थक गई है। क्या थक गई है? उनकी जान थक गई है। वे अपने दुख किसी और को सुनाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते, यानी कि अपने दुख को किसी और को सुना करके उन्हें दुखित नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके बाद आपका बोलता है यहाँ पे दुखित नहीं करना चाहते। उसके बाद बोलता है आपका उनके मन में एक उलझन है। क्या, कैसी उलझन है? एक तरफ तो वे चाहते हैं कि कोई उनकी पीड़ा सुने और समझे। ठीक है, यानी कि कोई उनकी पीड़ा सुने और समझे, लेकिन दूसरी तरफ वे नहीं चाहते कि उनकी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति उदास हो जाए, यानी कि जिनको सुनेंगे वो उदास हो जाए, वो ये भी नहीं चाहते हैं। इस तरह कवि ने अपने मन के इस द्वंद्व को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो बोलता है आपका औपचारिक पत्र लिखना है। ठीक है, लिखना है जिसमें आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हिंदी साहित्य पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित करने का अनुरोध कर रहे हो, यानी कि ऐसा पत्र लिखें जिसमें आप लोगों को हिंदी साहित्य पर, यानी कि हिंदी भाषा पे एक विशेष व्याख्यान यानी कि प्रोग्राम आयोजित करने का अनुरोध कर रहे हो। वैसा पत्र आप लोगों को लिखना है। किसके पास लिखना है? प्रधानाध्यापक महोदय के पास लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय लिखना है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम होना चाहिए, शहर का नाम होना चाहिए, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो इस चीज़ को भी लिखना है, आपके शहर का नाम। विषय हम लोग लिखेंगे हिंदी साहित्य पर विशेष व्याख्यान आयोजित करने के लिए अनुरोध। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद महोदय लिखेंगे। तो यहाँ पे तो लिखा गया आपका मैं आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता या फिर अगर आप लड़का हो तो चाहता, लड़की हो तो चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी साहित्य के महत्व को समझने के लिए एक विशेष व्याख्यान यानी कि लेक्चर का आयोजन करना चाहते हैं। आप लोग इस चीज़ को मत लिखना क्योंकि अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, आप लोग व्याख्यान को ही लिखना, लेक्चर समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद बोलता है आपका इस कार्यक्रम में हम किसी माने जाने हिंदी लेखक या प्रोफेसर को बुलाना चाहते हैं जो हम छात्रों को हिंदी साहित्य की अलग अलग बातें, इसके इतिहास और आज के ज़माने में साहित्य के बारे में बता सके। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हिंदी भाषा के प्रति हमारी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद आपका लिखा गया आपका इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस प्रस्ताव को मंजूरी दे ताकि हम
इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर सके। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या लिख देना है, आपका आभार लिख देना है, तुम आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद क्लास लिख देना है यहाँ पे जो क्लास में आपको, उसके बाद रोल नंबर लिख देना है, उसके बाद तारीख लिख देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग पत्र को लिखना है। तो ये था आप लोग का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।